न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच स्टार्ट हो रही 5 टी20 मैचेस के सीरीज, जिसका पहला टी20 मैच वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के ही बीच में खेला जाएगा ईडन पार्क ऑकलैंड के उस मैदान पर, जो कि न्यूजीलैंड के उस जगह पर है जहां पर बैटिंग के लिए कंडीशंस बहुत ही शानदार होती हैं। इवन पिछले 4 मुकाबले अगर आप जाकर के देखें इस ग्राउंड पर जो खेले गए हैं उसमें देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला मैच यहाँ पर जो हुआ था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 204 रन बना दिए थे और टीम ऑल आउट हो गई थी पहले बैटिंग करते हुए। और असली चीज इस पिच के बारे में देखने को हमको मिली सेकेंड इनिंग के बैटिंग के दौरान, जब पाकिस्तान की टीम ने 207 रन बना दिए और केवल 1 विकेट गंवाया। और इसमें जो 2 खिलाड़ी जो सबसे तगड़ा खेलते दिखाई पड़े, एक इनके प्लेयर मोहम्मद हैरिस, दूसरे इनके जो एक नए खिलाड़ी हैं हसन नवाज, जिन्होंने सेंचुरी भी लगाई। और ऐसे 2 प्लेयर अगर ओपनिंग करते हुए सेंचुरी या 41 रन की पारी खेल गए, जैसे हसन नवाज ने सेंचुरी लगाई, तो आप समझ जाइए कि किस तरीके की फ्लैट और हार्ड बैटिंग पिचेस यहां पर देखने को मिलती है। सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया, जिसमें 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जबरदस्त तरीके की बैटिंग करी, चूंकि उसके बाद वो जो सीरीज थी ना न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, और भी आगे चली और किसी मैच में वो दोनों खिलाड़ी चलते दिखाई नहीं पड़े जहां पर गेंद जरा सी भी हल्की से हिली। लेकिन ये एक ऐसी तगड़ी बैटिंग पिच थी जहां पर पहले तो 10 ओवर में उन्होंने 75 रन बनाए पहले 6 ओवर के पावर प्ले के दौरान, और एक ही विकेट गंवाया और उसको कंटिन्यू करके आगे 204 के बड़े स्कोर को चेज करके मैच को 9 विकेट से जीता। इवन उसके भी पहले के मैचेस देखे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, जहां पर ऑस्ट्रेलिया 174 के स्कोर पर ऑल आउट हुई, न्यूजीलैंड 102 के स्कोर पर ऑल आउट हुई। हालांकि ये मैच फरवरी 2024 का है, रात वाला मैच ही है, ये भी रात वाला ही मैच था। लेकिन बाकी जो और 2 लास्ट के मुकाबले थे वो दिन के मुकाबले थे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ही जीती थी। बारिश से प्रभावित मैच था, छोटा मैच किया गया था, वहां पर ऑस्ट्रेलिया डकवर्थ लूज के हिसाब से 27 रन से जीती थी। और उसके अलावा एक और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला यहीं पर 2023 में 12 जनवरी को डे मैच के तौर पर ही खेला गया था। यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 226 रन बना दिए थे 8 विकेट के नुकसान पर, और उसको चेज करते हुए पाकिस्तान की टीम के 180 रन के स्कोर पर बुक हो गई थी। तो जनरली अगर आप पिछले 4 मुकाबले में देखें तो पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने ना 3 मुकाबले जीते हैं, केवल 1 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीता है, जिसका एग्जांपल भी आपको मैंने काफी डिटेल में समझाया। और पिछले 4 मैच में जैसा मैंने आपको बताया कि पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 मैचेस तो जीती ही है, लेकिन इसमें और भी 6 मैचेस अगर आप जोड़ दें इसके पहले के, तो आंकड़ा बदल जाता है। पिछले 10 मुकाबले में देखेंगे तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहां पर जीती है। तो थोड़ा सा आखिरी 4 मैचेस में यहां पर काफी चीजें बदली दिखाई पड़ी हैं। तो देखना पड़ेगा एक बार हमको भी कि भले पिछले मैच में चाहे जो हुआ हो, पिछले 4 मुकाबले में चाहे जो हुआ हो, या पिछले 10 मुकाबले में चाहे जो हुआ हो, उसमें से कौन सी तरीके की कंडीशंस फिलहाल मिलती दिखाई पड़ेंगी आज के इस मैच में, जहां पर पिछले 4 मैच में 21 विकेटें स्पिन को भी मिली हैं और पेस को 29 विकेटें मिली हैं। तो स्पिनर्स के लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ होता है एक तगड़ी बैटिंग पिच पर, जहां पर बाउंड्रीज भी छोटी होती हैं। तो जो फाइनल अपडेट्स होंगे ना इस पिच को लेकर के कि कैसी एक्चुअल ये पिच है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। टॉस का अपडेट बता दूंगा, और कौन सी टीम कब पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है, बैटिंग ऑर्डर क्या है वो भी समझा दूंगा। और इवन अपनी भी कुछ फाइनल टीम आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर लिंक्स को क्लिक करके सिंपली आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है। और फिलहाल देखना है यहाँ पर अब जाकर के न्यूजीलैंड की टीम का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकता है आज के इस मैच में, जहां पर एक अपडेट है अब फिलहाल डेवॉन कॉनवे के खेलने के पूरे चांसेस बन चुके हैं प्लेइंग 11 में, जो ओपनर, जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे। टिम रॉबिन्सन के साथ खेलेंगे जो ओपनर, क्योंकि टिम साइफर्ट पहले ओरिजिनली स्क्वाड के अंदर थे, वो फिंगर इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं स्क्वाड से, तो ये दोनों आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद सचिन रविंद्र है, मार्क चैपमैन है, डैरिल मिचेल है, माइकल ब्रेसवेल है, जिमी निसाम है जो एज ऑलराउंडर खेलेंगे, और मिचेल सैंटनर, जैकरी फोक्स, काइल जेमिसन और जेकब डफी हैं। जहां पर चूंकि पहला मैच है तो अभी कोई ओवर बोल्ड का इन्फो तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ये मैं क्लियरली बता दूं कि काइल जेमिसन और जैकब डफी ये तो शुरुआत करेंगे, पहले 4 ओवर में यही 2-2 ओवर करेंगे। बाकी जो उसके बाद आएंगे जैकरी फूक्स, यानी कि पावर प्ले में ये तीनों बॉलर मिलकर के आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, और डेथ ओवर में भी यही तीनों बॉलर आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, प्लस मिचेल सैंटनर भी एक आध ओवर कर देंगे। और बीच के ओवर जनरली और एक आध ओवर डेथ में आकर के आपको जिमी निसाम भी करते दिखाई पड़ेंगे, जहां पर साथ थोड़ा बहुत माइकल ब्रेसवेल भी दे देंगे मिडिल ओवर्स में। उसके अलावा बेंच इनका जो है वहां पर मिच है को एज रिप्लेसमेंट लेकर के आए हैं, ये भी विकेट कीपर बैटर हैं जो कि टीम साइफर्ट की जहां पर आए हैं टीम में। बाकी नेथन स्मिथ भी है, ईस्ट सोडे भी है। ईस्ट सोडे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर आज खेलते हैं तो, हालांकि निश्चित तौर पर जिस तरह से रिसेंट टाइम पर न्यूजीलैंड की टीम खेली है जिस फॉर्मेशन के साथ, इनका खेलना मुश्किल है। लेकिन जो सामने टीम है ना वो है वेस्ट इंडीज की टीम, और वो जैसा लेग स्पिन खेलती है उसको देखते हुए चांसेस ईस्ट सोडे के भी काफी अच्छे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज के इस मैच में अगर खेल गए तो कोई बड़ी बात है नहीं, अब देखना पड़ेगा किसी तेज गेंदबाजी की जहां पर खेलेंगे या किसकी जगह पर खेलेंगे। बाकी पिच पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। 122 मैचेस खेल चुके हैं ईस्ट सोडे टी20 इंटरनेशनल में, 150 विकेट ले चुके हैं। पहली इनिंग में भी 16 गेंदें लगी हैं, सेकंड इनिंग में भी 16 गेंदें लगी हैं। ऑन एन एवरेज पूरे करियर के दौरान एज अ बॉलर इनको एक एक विकेट निकालने में, और यही चीज आप बाकी खिलाड़ियों को भी देख सकते हैं, जैसे जेकब डफी का हो गया 31 टी20 मैच में, टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 43 विकेटें ले रखी हैं। लेकिन जब भी ये पहली इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो अभी
अभी तक जितनी विकेट उन्होंने पहली इनिंग की बॉलिंग में जितनी गेंदें फेंकने के बाद ली हैं, एवरेज बनता है केवल 12 का, हर 12वीं गेंद पर विकेट ली है। सेकंड इनिंग में वहीं पर 16 गेंदें लगती हैं। तो सिमिलरली बाकी बॉलर्स का भी पूरा करियर का डेटा तो आप देखेंगे, उनका बॉलिंग का स्ट्राइक रेट देखकर क्या समझ पाएंगे कि वो कहां पर कितने इफेक्टिव है। सिमिलरली बैटर जो है जैसे डेवॉन कॉनवे 52 टी20 मैच में 1500 से ज्यादा रन है, 36 का बैटिंग एवरेज है, 36 का है पहली इनिंग में भी, 37 का सेकंड इनिंग में भी एवरेज है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, लेकिन तेज गेंदबाजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको वो एवरेज या स्ट्राइक रेट के हिसाब से इनिंग के बेसिस पर दिखाई पड़ेगा। तो ये जो पेज है ना, वो पूरा एक्सपीरियंस आपको शो करेगा न्यूजीलैंड के हर एक प्लेयर का इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट में। और कुछ चीजें आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं, तो बाकी वीडियो को रोक करके आप देखिएगा, लंबा खींचना चाहूंगा नहीं इस वीडियो को, चूंकि लिखी हुई चीजें उसको पढ़ने का क्या ही फायदा। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ आए तो यहाँ पर एक्चुअल चीज आपको देखने को मिलेगी। दरअसल एक तो आपने करियर का एक्सपीरियंस देख ही लिया हर एक न्यूजीलैंडर का कि उसने टी20 में किया क्या है, लेकिन रिसेंट टाइम में इन लोगों ने क्या किया है पिछले कुछ मैचेस में शॉर्टर फॉर्मेट में। जैसे डेवॉन कॉनवे की बात करें तो क्यों इनका रिसेंट टाइम में ना जगह बन नहीं पा रही न्यूजीलैंड की टीम में जब साइफर्ट वगैरह होते हैं, और उसका रीजन रहा है कि रिसेंट टाइम में इनका जो रहा है फॉर्म, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक 47 रन, यहाँ पर 59 नाबाद, ये 22 नाबाद, ये 35। तो अगर आप पिछले कुल मिला जुला करके करीब 6, 7, 8 मैचेस देखें तो कंपैरेटिवली थोड़े से बेहतर फॉर्म में तो आए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। और वो तो उसके पहले अगर आप चले जाएंगे तब तो और भी बुरी फॉर्म से गुजरे थे। एक्चुअल इनका पिछला एक साल काफी खराब गया है, लेकिन ओवरऑल पिछले कुछ मैचेस से ठीक ठाक देखने को मिले हैं। हालांकि उसमें भी लास्ट के 2 मैचेस काफी खराब गए। उसी तरह से टिम रॉबिन्सन, अब टिम रॉबिन्सन का फॉर्म पर आप नहीं जा सकते क्योंकि ये उस तरीके के प्लेयर है ना कि जो ताबड़तोड़ शॉट्स खेलते हैं चाहे जिस भी तरीके की पिच हो। तो अगर टिक गए, बैटिंग पिचेस मिल गई, तब तो वहां पर आपको 106 रन जैसी पारी, 75 नाबाद जैसी पारी खेलते दिखाई पड़ेंगे, वरना 2, 7 और 13 रन जैसी पारी खेलते दिखाई पड़ेंगे। तो जनरली हमको पिच को पहले देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग होगी। जनरली ये सेकंड इनिंग में ज्यादा सेफर ऑप्शन होते हैं अगर ऐसी पिच मिल जाए या वेदर ऐसा हो जाए जहां पर बॉलर्स के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो, वरना पहली इनिंग के लिए भी एक अच्छी बैटिंग पिच पर ऑप्शन बन जाते हैं। तो हमको थोड़ा पिच देखना पड़ेगा। सचिन रविंद्र की बात करें तो ये भी रिसेंट टाइम में ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं और निश्चित तौर पर एक स्टार खिलाड़ी हैं, ज्यादातर लोगों के कप्तान वाइस कप्तान भी होंगे। और उसके बाद आते हैं मार्क चैपमैन। रिसेंट टाइम में इनको काफी मौके मिल जरूर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखें ना तो कुछ खास अच्छी है नहीं लास्ट मैच को छोड़ करके। डैरेल मिचेल भी वही हाल रहा है। वनडे फॉर्मेट में तो फिर भी ये ठीक ठाक कर जाते हैं, टी20 फॉर्मेट में इनकी बैटिंग भी कम आती है और आती है तो परफॉर्म नहीं कर पाते। और उसके बाद आते हैं माइकल ब्रेसवेल, जिमी निशाम, ये 2 ऐसे यूटिलिटी प्लेयर है इस टीम के अंदर ना, जो कि अगर आप मान लीजिए फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए मल्टीपल टीमें बना रहे हैं ग्रैंड लीग जैसी टीमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 6 टीम बना रहे हैं तो कम से कम उसमें 5 टीमों में ये दोनों जरूर होने चाहिए। ये उस लेवल के 2 प्लेयर हैं जो ना सिर्फ आपको बल्ले से बल्कि गेंद से भी अपनी पूरी यूटिलिटी दे करके जाएंगे। बाकी सेंटनर, अगर सामने वेस्ट इंडीज की टीम हो, सेंटनर आपकी टीम में नहीं हो तो वो निश्चित तौर पर एक, मैं तो कहूंगा कि गलती ही है आपकी। बैटिंग भी करके दे ही लेते हैं, बॉलिंग तो पूरे 4 ओवर करेंगे ही। हालांकि अगर आप विकेटों की संख्या पे जाएं तो वो चीज आपको देखने को बहुत कम मिलेगी, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया सामने न्यूजीलैंड की टीम है तो ऐसे बॉलर को आप कतई मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम है वो स्पिन अच्छा खेलती ही नहीं। तो कैसा भी ट्रैक उनके खिलाफ स्पिनर आपको जरूर यूज करना है। इसी वजह से मैं इस सोडी को भी लेकर के कह रहा था कि हो सकता है आज खेल जाएं, और अगर खेल जाएंगे तो टीम में भी आने लायक बहुत अच्छे ऑप्शन है। और उसके बाद आते हैं इनके 3 मेन बॉलर, जैकरी फुक्स, काइल जेमिसन और जेकब डफी। तीनों के तीनों अगर आप देखें रिसेंट टाइम में काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, और तीनों के तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो अगर चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो, इवन सेकेंड इनिंग की भी बॉलिंग हो, पहली इनिंग की बॉलिंग में तो निश्चित तौर पर काइल जेमिसन को आप प्रेफर करेंगे, जिसमें सेकंड इनिंग की बॉलिंग में साथ एक बार आप इनको ड्रॉप भी कर दें। लेकिन जैकरी फुक्स और जेकब डफी 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो इस तरीके की पिचेस पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी इक्वली गुड ऑप्शन होंगे। तो कौन सबसे स्टार ऑप्शंस होंगे, कौन ऐसे प्लेयर है जो कि दोनों इनिंग्स की बॉलिंग में बेस्ट होंगे, कोई ऐसा कंडीशनल प्लेयर है किसी एक स्पेसिफिक इनिंग में चलेगा। और बैटिंग में जो थोड़ा सा बुरा फॉर्म गुजरा है उसमें सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे तो सेफर ऑप्शन जरूर होंगे, लेकिन उसमें कॉनवे निश्चित तौर पर डाउट थोड़ा सा बनाते हैं कि इनको लेकर के जाए ना जाए। तो निश्चित तौर पर टीम रॉबिन्सन भी उनके जगह पर पिक किए जा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ करके और चीजों को वेरीफाई करेंगे हेड टू हेड के स्टैट्स के बेसिस पर कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने टी20 फॉर्मेट में किया क्या है एक्चुअली। तो देखेंगे तो डेवॉन कॉनवे ने ना बहुत बेहतर खेले हैं ये न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 6 मैचेस में 217 रन है, 43 का शानदार बैटिंग एवरेज है। पहली इनिंग में तो 57 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 23 का। जबकि वहीं पर अगर आप देखें जो उसके बाद का ऑर्डर आता है ना उसमें रॉबिन्सन और मार्क चैपमैन ये दोनों तो खेले ही नहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ।
रचिन रविंद्र ने एक मैच खेल करके 10 रन केवल बनाया है और उसी में आते हैं डैरेल मिचेल, जिनका आपने पीछे देखा भी। एक तो बॉलिंग रिसेंट टाइम में बिल्कुल नहीं कर रहे, बैटिंग में भी उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं और निश्चित तौर पर ऑर्डर में भी इतना नीचे आते हैं कि वो वैल्यू इनकी बनती नहीं। तो इस वजह से और बाकी वेस्टइंडीज के खिलाफ आंकड़े भी काफी खराब है। लेकिन उसी में आते हैं माइकल ब्रेसवेल, जिनके 2 मैच में 3 विकेटें हैं। इवन जिमी निशाम 8 मैच 138 रन 5 विकेटें हैं और उसमें आते हैं यहाँ पर मिचेल सैंटनर, जिनके 9 मैच में 98 रन 10 विकेटें हैं। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पिनर्स को तो आपको बिल्कुल भी वेस्टइंडीज जैसे टीम के खिलाफ मिस करना है नहीं। इवन सोढ़ी अगर ये भी खेलते हैं तो सीधे सीधे हमारी टीम में आने लायक प्लेयर तो बन ही जाते हैं। तो हेड टू हेड में वही चीजें दिखाई पड़ती है जो आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया प्लेयर्स को लेकर के। इवन काइल जेमिसन के भी 2 मैच में 2 विकेटें हैं। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हुई कि बॉलर कौन सा इंपॉर्टेंट है। बैटिंग में भी कॉनवे को लेकर के थोड़ा सा आप निश्चित तौर पर श्योर हो सकते हैं, ये बात क्लियर हुई। लेकिन उसी में वेन्यू के आंकड़ा करके देखेंगे ना तो फिर से कॉनवे को लेकर के डाउट्स बनेंगे। 4 मैच में केवल 63 रन है इस मैदान पर इनके, और हालांकि सारी बैटिंग इन्होंने सेकंड इनिंग में ही यहाँ पर करी है, ये बात भी पक्के तौर पर है। लेकिन देखना पड़ेगा कैसी पिच है, कंडीशंस कैसी हैं। अगर अच्छी बैटिंग कंडीशंस हुई तो इनको जरूर आप पिक करिए। बाकी रॉबिन्सन के भी यहाँ पर एक मैच में 2 ही रन है, यहीं पर 2 मैच में 36 रन है रचिन रविंद्र के, और एवरेज भी 36 का लिखा है चूंकि एक ही बार आउट हुए हैं। और यहाँ पर मार्क चैपमैन बहुत अच्छा खेलते हैं, 8 मैच में 230 रन, और ये एक एक्चुअल ट्रम्प होंगे आज के इस मैच के। और उसके बाद आते हैं माइकल ब्रेसवेल के 1 मैच में 31 रन, कोई विकेट नहीं। जिमी निशाम के यहाँ पर आंकड़े बहुत अच्छे हैं जब बॉलर, 6 मैच में 7 विकेट, बैटर के ऊपर 89 रन है। इसके बाद आते हैं सैंटनर, 15 मैच में 13 विकेटें। जेमिसन के यहाँ पर आंकड़े काफी खराब है, 3 मैच में कोई विकेट नहीं है, 2 में 5 विकेट इस मैदान पर है। जेकब डफी के तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन है। सोढ़ी के 14 मैच में 14 विकेटें हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि वेन्यू के दम पर भी आपकी टीम में आने लायक बनते हैं। इसके बाद अगर आप प्लेयर बैटल में वीकनेसेस खोजने आएंगे तो ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। केवल कॉनवे को एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत वेस्टइंडीज की इस करंट बॉलिंग को खेलने का, उसमें भी अकील हुसैन को खेलने का, जहां पर 8 मैच 5 रन बनाए, केवल एक बार आउट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर बाकी जो बैटर्स में टीम साइफर्ड भी थे जो खेले हुए वेस्ट इंडियन बॉलर्स को, लेकिन फिलहाल और कोई ऐसा स्क्वाड में है नहीं जो करंट स्क्वाड की बॉलिंग को खेला हो न्यूजीलैंड की बैटिंग की तरफ से वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के खिलाफ। तो इस वजह से केवल एक ही डेटा आपको मिलेगा, लेकिन आगे जो मिलेगा वो होगा वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां पर आप देखेंगे कि ब्रेंडन किंग और एली कैथानेज ये आपको प्रोबेबली ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। उसके बाद आमिर जंगू है, साई होप है जो कैप्टन खेलेंगे, बाकी रोमन पावेल है, रोस्टन चेज है, जेसन होल्डर है, और बाकी 4 और इनके बॉलर जहां पर रोमारियो सेफर्ड है, मैथ्यू फोर्ड है जो कि उदाकेस मोदी को स्क्वाड से बाहर किया गया है, अकील हुसैन और जेडन सील्स है जिसमें से जेडन सील्स हो गए, और अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 के अंदर मैथ्यू फोर्ड तो ये हो गए, और इवन रोमारियो सेफर्ड और जेसन होल्डर, ये 4 इनके मेन तेज गेंदबाजी आक्रमण के ऑप्शंस होंगे जो कि मिल करके पावर प्ले और डेथ ओवर की पूरी बॉलिंग करेंगे, जहां पर जेडन सील्स शुरुआत करेंगे जेसन होल्डर के साथ। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन होंगे। स्पिन में पावर प्ले में ही अकील हुसैन भी आपको हमेशा आते दिखाई पड़ते हैं जब भी वेस्ट इंडीज की टीम इनको खिलाती है। बाकी रोस्टन चेज थोड़ा बहुत आकर के मिडिल ओवर में बॉलिंग कर देंगे। बाकी बेंच पर आपको ये बाकी के 4 प्लेयर दिखाई पड़ जाएंगे, और बाकी इन्हीं सभी प्लेयरों का जो स्क्वाड के अंदर है, चाहे वो प्लेइंग 11 के थे चाहे बेंच के, उनका पूरा करियर का डेटा आपके सामने है। जैसे आपने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का समझा था, ठीक उसी तरह से इनका भी देख लीजिए, कितने मैचेस खेले, कितनी विकेटें ली, पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट, सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट, कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज, सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज। तो इसको दोबारा पढ़ करके सुनाने की जरूरत तो है नहीं, सब कुछ आपके सामने, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस को बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या ये लोग लेकर के आते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म में देख करने आए कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स रिसेंट टाइम में क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी ये टीम अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ उन्हीं के देश में एक सीरीज खेल करके आई है, उसके पहले नेपाल के खिलाफ एक सीरीज खेली थी। तो रिसेंट फॉर्म में जो आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे ब्रेंडन किंग के भी नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट हैं, और ऐसी टीमों के खिलाफ खेल करके आए हैं ना जिनके पास स्पिनिंग के बहुत अच्छे ऑप्शन रहे हैं, और स्पिन खेलने को लेकर के इनकी जो कमजोरी है वो सभी जानते हैं, ये आपको मैं हमेशा बताता हूं। और ब्रेंडन किंग की कंसिस्टेंसी आपको साफ वो चीज दिखाएगी कि बिल्कुल भी इनके ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी एली कैथानेज एक रिसेंट टाइम में कमाल के प्लेयर निकल करके आए हैं, जो अगर आप पिछले 4 मैचेस देखें तो लास्ट मैच को छोड़ दें तो उसके पहले भी काफी बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं, 52, 34, 60। और ना सिर्फ इन्होंने ये परफॉर्मेंसेस करी हैं, स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेले हैं, पेस अच्छा खेलते हैं, और खुद ये कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन बॉलिंग कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से प्लेयर टू वॉच फॉर के कैटेगरी में आते हैं, जिनको एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। आमिर जंगू, हालांकि अगर आप देखें तो लास्ट मैच में 34 रन है बांग्लादेश के खिलाफ, उसके पहले के 74 नवाज की शानदार पारी है नेपाल के खिलाफ। तो ये दोनों टीमों के पास ना अच्छे स्पिनर भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी इन्होंने अच्छी पारी खेली। तो स्पिन खेलने को लेकर के इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, ये बात भी यहाँ पर क्लियर होती है। बाकी फॉर्म में भी है, और ये भी एक ट्रम्प ऑप्शन ही है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो
निश्चित तौर पर हो सकता है उनके खिलाफ वो परफॉर्मेंस दोहरा ना पाए, लेकिन ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर आप नजर डाल सकते हैं। साई होप के बाद, जो कि निश्चित तौर पर वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर खिलाड़ी हैं इस टीम के अंदर, जो कि स्पिन और पेस इक्वली गुड खेलते हैं। हालांकि टी20 फॉर्मेट है तो थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, लेकिन रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो काफी अच्छा इनका टी20 में भी रहा है। और बाकी रोमन पावेल ये नीचे से आकर के इस तरीके की पिचेस पर मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे। और ये तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आमिर जंगू, एली कैथानेज और रोमन पावेल तीन ऐसे ऑप्शन होंगे ना जो कि ट्रम्प कैटेगरी में इस लेवल पर आते हैं। वो उसमें भी सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रोमन पावेल होंगे, सेकंड बेस्ट यहाँ पर एली कैथानेज, थर्ड बेस्ट यहाँ पर आमिर जंगू। तो इस तरह से इन तीनों को, जो फर्स्ट बेस्ट सेकंड बेस्ट आपको बताया ना, उसी हिसाब से इन तीनों को रेट करके अपनी अपनी अलग अलग टीमों में आप रखिए। या स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो रोमन पावेल को इंक्लूड करिए या एली कैथानेज को इंक्लूड करिए। बाकी रोस्टन चेज निश्चित तौर पर अच्छे फॉर्म में है, एज अ बॉलर बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं रिसेंट टाइम में, तो इस वजह से टी20 फॉर्मेट उतने सेफ ऑप्शन है नहीं। लेकिन चूंकि ये बैटिंग भी निश्चित तौर पर एक एबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं अपनी, तो एक अच्छे ऑप्शन बन जरूर जाते हैं। बाकी जेसन होल्डर, इनको तो आप मिस कर ही नहीं सकते, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं रिसेंट टाइम में वेस्ट इंडीज के लिए। हर एक फॉर्मेट में जहां पर भी खेले हैं कमाल की बॉलिंग करी है लगातार। बाकी रोमारियो सेफर्ट को भी उसी कैटेगरी में आप रखेंगे। जो जेसन होल्डर को आपने बताया, जो रोमारियो सेफर्ट के बारे में आपने समझा, या साई होप के बारे में जो आपने समझा, ये तीन सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे। और इवन अकील हुसैन को भी, जो कि रिसेंट टाइम में ना सिर्फ अच्छे फॉर्म में है, विकेटें भी निकाली हैं, और जेडन सेल्स भी इस तरीके की न्यूजीलैंड की पिचेस पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एबिलिटी समझ लेने के बाद कि कौन कितना बेहतर स्पिन या पेस खेलता है, आपने एक ओवरव्यू तो ले लिया कि कैसे फॉर्म में प्लेयर है और क्या उनकी एबिलिटीज हैं। बाकी हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के आंकड़े बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। चाहे आप देख ले 5 मैच 86 रन ब्रेंडन किंग के, साई होप के एक मैच 15 रन है, रोमन पॉल के 8 मैच केवल 98 रन है, एक मैच में ना तो कोई रन है ना तो कोई विकेट है रोस्टन चेज का। होल्डर के आंकड़े फिर भी थोड़े से बेहतर है, 3 मैच में 3 विकेट हैं, लेकिन उसमें सेफर्ड के आंकड़े 4 मैच 62 रन है, केवल 1 विकेट है। हालांकि फिर भी इनको ज्यादा बेटर ऑप्शन मैं मानूंगा। इवन अकील हुसैन के देखेंगे ना तो ये भी थोड़ा बेहतर है, 2 मैच में 3 विकेटों के साथ। सरफेन रदरफोर्ड बेहतरीन खेले हैं, एक मैच में 68 रन, लेकिन देखना पड़ेगा कि इनको मौका मिलता है या नहीं। बाकी इस वेन्यू के आंकड़े देखेंगे तो केवल 2 प्लेयर है, एक तो रोमन पावेल जो यहाँ पर एक मैच खेल करके कोई रन नहीं है, एक है ब्रेंडन किंग जो यहाँ पर एक मैच खेले हैं 13 रन है, और किसी प्लेयर को यहाँ पर खेलने का कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं। इसके बाद प्लेयर बैटल में भी देखेंगे तो जैसे आपने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बारे में जाना कि इस सामने की टीम की बॉलिंग के खिलाफ वो ज्यादा खेले नहीं प्लेयर्स, तो वो बैटल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसी तरह से अगर आप वेस्ट इंडीज की तरफ से भी देखेंगे तो केवल होल्डर और ब्रेंडन किंग है करंट बैटिंग ऑर्डर में, जो कि कुछ थोड़ा बहुत खेले हैं न्यूजीलैंडर्स को या न्यूजीलैंड की बॉलिंग को। तो ब्रेंडन किंग उसमें से जिमी निशाम की 2 गेंद पर 6 रन बना करके एक बार, कायल जेमिसन की 3 गेंद पर 4 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं, और जेसन होल्डर की बात करें तो ये ब्रेसवेल पर और सोडी पर एक एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। तो मिला जुला करके इतना ही प्लेयर बैटल आपको मिलेगा। बाकी ओवरव्यू में तो आपको मैंने कुल सब कुछ क्लियर कर ही दिया था कि न्यूजीलैंड की टीम जो कि निश्चित तौर पर स्पिन बेटर खेलती है, पेस अच्छा खेलती है, उनका होम ग्राउंड है, एक तगड़ी बैटिंग पिच मिलेगी। पिच रिपोर्ट में आपको मैंने समझा दिया। वेस्ट इंडीज के बारे में बता दिया कि स्पिन बहुत खराब खेलती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, एली कैथानेज या साई होप, ऐसे कुछ नाम आपको मैंने पीछे बताए जो स्पिन भी अच्छी खेलते हैं पेस के साथ। तो उस तरह से टीम आपको अपनी ओवरव्यू देख करके इस पूरे वीडियो का अपनी टीम आपको फॉर्मेशन करनी है। बाकी उसमें कप्तान और कप्तान के 2 सबसे कॉमन ऑप्शन तो आपको दिखाई पड़ ही रहे हैं, जिसमें कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन है, एली कैथानेज हो गए, माइकल ब्रेसवेल, सेफर्ड हो गए जब बॉलिंग ऑलराउंडर्स, और उसके बाद सेंटनर जिनको आप ट्राई कर सकते हैं वाइस कप्तान है, कप्तान के तौर पर, डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो। बाकी मेरी अपनी जो भी फाइनल टीम होगी अभी तो उस पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब पिच रिपोर्ट में देख लूंगा, टॉस का अपडेट देख लूंगा, तो अपनी फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।